प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। नावांकुर डिजिटल में आपका पुनः स्वागत है। मैं भूपेंद्र गोंशी आपके साथ जो संधि प्रकरण का जो विसर्ग जो हमारा तीसरा प्रकार रह गया था उसको लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। चलिए आज हम इसको भी पूर्ण कर लेते हैं ताकि हमारा जो संधि वाला टॉपिक है वो हमारा पूर्ण हो जाए। ये तो घड़ी आ चुकी है। तो विसर्ग संधि, इसकी परिभाषा क्या है? का स्वर विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जब विसर्ग में कोई परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है या कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग में पहला नियम क्या है? विसर्ग का सा होना। ये सूत्र कौन सा है? विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह, ठीक है ना। विसर्ग के बाद स्वर प्रत्याहार वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण या तथा श श सा सा हो तो विसर्ग को सा हो जाता है। साथ ही आवश्यक होने पर उसे सचतु संधि भी होती है, ठीक है ना। क्या है? कुछ नियमों में क्या होता है, जैसे मैं कहूँ ये लिखा हुआ है कश्चित, कश्चित लिखा हुआ है, ये क्या है? ये दोनों हैं। अब बात है ये दोनों में चलती है। ये अगर हम इस प्रकार कर देते हैं, इसको किस प्रकार, कस प्लस चित, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो लग रहा है नियम कौन सा लग रहा है? एक तो सचतु संधि का भी लग रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पर एक व्यंजन संधि का भी जो प्रकार है, नियम का है, वो भी लग रहा है। तो इस हिसाब से ये कस प्लस चित होगी। मतलब जो हमारा सीटी वाला सा है वो किस में बदलेगा? सरौते वाले सा में बदलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, वहां पर आपको ऑप्शन पर भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। उनके अनुसार ही आपको क्या करना है? संधि को करना है। अगर अब बारी आ रही, ये तो होगी व्यंजन संधि, इस प्रकार करेंगे तो व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसको हम इस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से? इसको अगर हम इस प्रकार से करते हैं, ये लगा दी हमने विसर्ग प्लस चित, तो ये बन गई विसर्ग संधि, ठीक है ना। पहला वर्ण होगा वो कैसा होगा? विसर्ग होगा। इसके बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आएगा, उससे मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होगा विसर्ग में, उसे व्यंजन संधि कहा जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपने देख लिया। तो इसके लिए क्या बताया जा रहा है आपके लिए बताया जा रहा है इसमें कि विसर्ग के बाद प्रथम द्वितीय, प्रथम वर्ण होगा या द्वितीय वर्ण होगा या हमारे उस व्यंजन कहें श होगा या श होगा या श, ठीक है ना। तो वो किस में बदल जाएगा? ये हमारा सा में बदल जाएगा या सिटी वाले सा में बदलेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं कैसे। जैसे देखिए लिखा हुआ है हमारा, तो हम पॉइंटर ले लेते हैं। तो ये लिखा है नमः प्लस्ते, तो ये क्या है? नमस्ते। बना कि नहीं बना? ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर बन गया कि नहीं बन गया? सही है ना। नमः प्लस्ते क्या बन गया हमारा? नमस्ते। यहाँ पर क्या बन गया हमारा? विसर्ग को किस में बदल दिया है? सा में बदल दिया गया है, ठीक है। तो दूसरी चीज, अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि सर कहीं आपका सरौते वाला सा आ रहा है तो कहीं बदलना है हमें सीटी वाले सा में। तो यहाँ पर आपको याद आ जाना चाहिए इनके उच्चारण स्थान। देखिए ता और सरौते वाले सा का उच्चारण स्थान एक ही होता है। वो क्या होता है? लिर तुलसा नाम, लिर तुलसा, तू आ गया मतलब ता आ गया, सा सरौते वाला, ठीक है ना। ये दंत होते हैं, ये दांत से बोले जाते हैं, इसलिए जहां ता के साथ सा को लिखने की बारी आएगी तो वहां पर आपको सरौते वाले सा को ही लिखना है, ठीक है। और जहां किसके साथ? चा वर्ण या चा के साथ सा के लिखने की बारी आएगी, वहां पर आपको कौन सा वाला सा लिखना है? वहां पर आपको सीटी वाला सा लिखना है। क्यों? क्योंकि जो इसका जो कहें हमारा उच्चारण स्थान क्या होता है? इचु ईसानाम, ठीक है ना। यही होता है कि नहीं होता है? चा बोला जा रहा है, वहीं से हमारा सा बोला जा रहा है, इसलिए जब मेल करते समय ये बात आपको ध्यान रखना होगी कि कहाँ पर सिटी वाला सा आएगा, कहाँ पर जब हम मेल करके लिखेंगे तो ये। और दूसरी चीज ये है कि जो विसर्ग का बहुत अच्छी बात यह है कि जब हम विच्छेद करेंगे तो वहां पर हमेशा मुख्यतः क्या रहेगा? हमारा जो सा और श
इनमें क्या बदलाया जाएगा, इनमें क्या रहेगा हमारा, इनको जब हम विच्छेद करेंगे तो इनके स्थान पर क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। चलिए जैसे लिखा हुआ है नमस्ते नमः प्लस्ते बालकः तरति तो बालकस तरति, इतः ततः इतस्ततः रामः तिष्ठति रामस्तिष्ठति। देखिए निहि प्लस चला निश्चलः, कहा प्लस चित कश्चित, देखिए इस पर ये भी हमने चर्चा की थी, वही आ गया। सरह प्लस छेदा सरश्छेदः, ठीक है। देखिए यहाँ पर छा है तो चावर का कोई सा भी वर्ण आ सकता है। अगला जो नियम क्या है हमारा, विसर्ग सा का क्या होगा, सा का क्या होगा हमारा, सा होना, विसर्ग का सा होना। तो वो कहाँ कहाँ पर होगा हमारा, वहां पर उसके लिए क्या ध्यान रखना है, जब नम और पुर क्या होगा, नम और पुर के साथ विसर्ग लगा होगा, किस किस के साथ, किस किस के साथ, बस समझ में आ रही नहीं आ रही, जब नम और पुर के साथ, नम और पुर कैसे होंगे, विसर्ग युक्त होंगे। जब नमा सब मतलब नाम के साथ विसर्ग तो क्या बनेगा, नमा, और पुर के साथ लगा तो पुरा। इनके साथ अगर का वर्ग या पा वर्ग का कोई सा भी अक्षर आएगा तो वो हमेशा किसमें बदलेगा, वो हमेशा सरोते वाले सा में ही बदलेगा। देखिए इनमें कितने अच्छे से बताया गया है। और ठीक है ना, इससे पहले मैंने क्या कहा था, शुरू की जो वीडियो तैयार की थी उसी में कहा था आपको इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट मिलने वाले हैं। अभी भी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वीडियो में, चलिए, हाँ ना, आ रहा है ना मजा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनमें क्या है देखिए, तो वो किसमें बदलेगा, सा में बदलने वाला। देखिए नमः प्लस करोति नमस् करोति, और नमः प्लस कारः नमस्कारः, पुरः प्लस कारः पुरस्कारः, पुरः प्लस करोति करोति, ठीक है ना, प्लस करोति। हो गया कि नहीं हो गया, ये बदला कि नहीं बदला आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगली, इसके अगले प्रकार की ओर। अगला प्रकार है विसर्ग का सा होना। विसर्ग का सा होना तो उसके लिए क्या रहेगा हमारा, जब हमारा जो विसर्ग वाला वर्ण होगा वो हमारा कैसा होना चाहिए, ई और उ विसर्ग युक्त होना चाहिए। उसमें विसर्ग लगा है प्रथम वर्ण का जो अंतिम का है, उसमें कैसा होगा, वो विसर्ग युक्त होगा, प्लस उसमें ई की मात्रा होगी या ऊ की मात्रा होगी, ठीक है। इसके बाद अगर वो का वर्ग या पा वर्ग से मिलता है, ठीक है, तो वो किसमें बदलेगा हमारा, षटकोण वाली सा में। देखिए इससे पहले हमारा किसमें मिल रहा था, उसमें क्या क्या आ रहा था आपका, उसमें क्या आ रहा था, नम, नमा, नम और पुर, ये कैसे विसर्ग युक्त होंगे, और का या पा वर्ग से, का वर्ग किसी अक्षर से और पा वर्ग किसी अक्षर से मिलेंगे तो वो किसमें, सरौते वाले सा में बदल रहे थे। इसमें षटकोण वाले सा से बदल रहा जा रहा है, बदला जा रहा है कि नहीं बदला जा रहा है। इसे निहि प्लस कपटः निष्कपटः, दुहु प्लस कृतम दुष्कृतम, दुहु प्लस कर्मः दुष्कर्मः, निहि प्लस फलः निष्फलः, निहि प्लस क्रांता निष्क्रांता। बदला गया कि नहीं बदला गया है, ठीक है। और ये नियम आपको बहुत अच्छे से लिखना भी है और याद भी करना है, ठीक है। चलिए ये केवल ये मानकर नहीं पढ़ना है आपको, ये केवल संस्कृत है कि हमें 10th के बाद ही काम में नहीं आने वाली। देखिए जो व्याकरण है वो जब तक पढ़ेंगे तब तक आपके काम में आने वाली है, ठीक है ना, जब तक सीखेंगे तब तक आपको सिखाने वाली है ना। इसलिए आपको इसको अच्छे मन से पढ़ना है, क्योंकि जो हिंदी है वो संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है, क्योंकि जो संस्कृत है वो सही भाषाओं की जननी मानी जाती है ना। तो इसलिए अगर आप इसकी कर लेते हैं अच्छी तो आपको हिंदी की पढ़ना ही नहीं पड़ेगी, मतलब ज़्यादा उसमें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी अगर इसकी आप पढ़ लेती हैं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका अगला प्रकार की ओर पढ़ते हैं। जो अगला प्रकार है हमारा विसर्ग का सा होना, ठीक है। ये चूंकि रिपीट हो गया है, अभी यार हमने कर लिया और फिर से ये उसी का फिर से रिपीट हो गया है पीपीटी, इसका पीपीटी। चलिए हम अगला इसका प्रकार पढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा विसर्ग का सा का रू का उ और गुण हो जाना या पूर्ण रूप हो जाना। देखिए हमने जब आपको पूर्ण रूप संधि पढ़ा रहे थे उस समय हमने ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताई थी कि जब ओ की मात्रा के बाद अपग्रह चिन्ह होगा, ठीक है ना, तो वो ओ की मात्रा को विसर्ग में बदल देना है और आपका अपग्रह मतलब जो अपग्रह चिन्ह है वो अ में बदल जाएगा। तो वहां पर आपको पूर्ण रूप की जगह आपको क्या बनाना है, विसर्ग बनाना है। यहाँ देखिए जो अगर विच्छेद करके दी गई है तो उसमें क्या रहेगा, जो विसर्ग वाला वर्ण होगा उसमें आ होगा, ठीक है, प्लस विसर्ग, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है।
और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद भी क्या होगा हमारा, आ अगर होगा, ठीक है, आ से मेल होगा तो ये विसर्ग मतलब आ प्लस विसर्ग ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। और जी आ हमारा अपकृत चिन्ह बदल जाएगा। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये से वहाँ लिखा हुआ है, ये बा में क्या है, आ है, और ये विसर्ग लगा हुआ है। फिर देखिए तो ये क्या बना देंगे, ये ओ की मात्रा बना दी से वो बना दी ना विसर्ग, ओ की मात्रा, और ये आ बनाएगा आपका अपग्रह चिन्ह, तो बना दिया। ऐसे ही सहा प्लस अपदत, देखिए आ और ओ विसर्ग आपकी ओ की मात्रा बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इसमें भी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, और जो हमारा आ रहेगा वो हमारा अपग्रह चिन्ह बनाएगा। जैसे प्रथम प्लस अध्याय, सॉरी अध्याय, तो बन गया प्रथमो अध्याय। इसमें चूंकि ये विसर्ग छोड़ दिए गए हैं, है ना, थोड़ी जो ये तो प्रिंट मिस्टेक है, तो इसको तो आप समझ सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का, और आप भी पूरा प्रयास कर रहे हैं समझने का। तो चलिए हम इसकी अगले प्रकार को पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो अगला प्रकार है, विसर्ग सा को रू का उ गुण होना, ये सूत्र कौन सा है, हसीचा, ठीक है ना। इसमें क्या रहेगा हमारा, इसके लिए देखो पहला जो वर्ण रहेगा वो कैसा रहेगा, आ रहेगा, और वो विसर्ग युक्त रहेगा, तो वो हमेशा क्या बनाएगा, ओ ही बनाएगा। देखिए जो अभी यार अपन जो ये अभी अपन ने जो पढ़ा था, कौन सा वाला, ये पूर्व रूप होना, ठीक है ना, इसका जो सूत्र पढ़ ही लिया था अपन ने, ठीक है ना। एक मिनट, इसका नाम मैं बताना भूल गया था, इसका नाम क्या बताया, सूत्र का क्या है, अतो रोर प्लोताद प्लूते, अतो रोर प्लूताद प्लूते, ये सूत्र है इसका, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या होगा, गुण होगा। यहाँ पर क्या होगा, देखिए वही आ और विसर्ग ओ में बदल रहा था, वहां ही बदल रहा है, यहाँ ही बदल रहा है, बस वहां पे क्या हो रहा था, प्लस के बाद क्या आ रहा था, आ रहा था। यहाँ क्या आएगा, तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण होगा, या रा ला वा, ये क्या होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं कि नहीं होते हैं। और हा क्या है, इसमें उसमें व्यंजन है। अगर आ और विसर्ग युक्त मतलब अगर वो पहला शब्द का अंतिम वर्ण कैसा होगा, उसमें आ लगा होगा और विसर्ग होगा, और उसके बाद जब उसको जब मेल करा जा रहा होगा, उसके दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण तीसरा चौथा या पांचवा या 11 अलावा अक्षर होगा, तो वहां पर कौन सा नियम लगेगा, ये विसर्ग सारू ऊ का हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां जो बदलने वाला है वो क्या बदलने वाला है, आपको वहां पर क्या होगा, जो आ और विसर्ग इसमें ओ में बदल जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है, कहना सर जी ओ की मात्रा तो इससे पहले जो आपने स्वर संधि का जो वीडियो बनाया था उसमें भी था ओ की मात्रा, फिर कैसे कन्फ्यूजन दूर करेंगे सर। तो उसको लिए ध्यान रखना, उसमें क्या होता था, जो ओ की मात्रा के बाद या कहें ओ की मात्रा के साथ ऊ का उच्चारण होता था। देखिए जैसे मैं बता दे रहा हूँ, लिख के एक लिखा है महोत्सवा, ये क्या लगा हुआ है, महोत्सव, इसको पढ़िए, महोत्सवा महोत्सवा महोत्सवा। देखिए ओ के बाद ऊ का उच्चारण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करके देखिए, आप करके देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए देखिए, और अब इनमें देखिए जरा, तपोवनम तपोवनम तपोवनम, इसमें हो रहा है क्या, इनमें हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या किसी में, बताइए जल्दी। शिवो बंध बालो गच्छति गजो गच्छति रामो वदति, इनमें हो रहा है कि किसी में नहीं हो रहा है। तो जहां पर ओ की मात्रा की बात अगर ऊ का उच्चारण हो रहा होगा वहां पर गुण सर संधि होगी, और जहां पर ओ की मात्रा के बाद ऊ का उच्चारण नहीं हो रहा होगा वहां पर विसर्ग संधि होगी। क्लियर है। तो ये तपोवनम, ये देखिए ये क्या है, ओ की मात्रा विसर्ग में बदल जाएगी, प्लस क्या हो जाएगा, वनम। और देखिए शिव प्लस बंदा, ये शिवो बंदा बन गया कि नहीं बन गया आपका। वाल गच्छति बालो गच्छति गजः गच्छति गजो गच्छति रामः प्लस वदति रामो वदति, ठीक है। तो बात क्लियर हुई। ये मुझे लग रहा है कि ये प्रकार भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और किसी प्रकार की आप कोई गलती नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इसके अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो अगला प्रकार है, कहें अंतिम प्रकार, यहाँ पर क्या होगा, विसर्ग का क्या होगा, रा होगा, ठीक है। विसर्ग का क्या होगा, जब देखिए
पहले शब्द का अंतिम वर्ण कैसा होगा, आ होगा या बड़ा आ के अतिरिक्त कोई और स्वर होगा, आ या बड़ा आ के अतिरिक्त कोई और स्वर होगा और वो कैसा होगा, विसर्ग युक्त होगा। ठीक है ना, तो वो किस में बदलेगा, वो रा में बदल जाएगा। और इसके अलावा कोई स्वर या तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण होगा। ठीक है, जैसे लिखा देखिए, गुरु प्लस जयती क्या बन गया, गुरूर जयती, बना कि नहीं बना। ये मुनि प्लस अयम, मुनीर मुनिरयम, मुनिरयम, ठीक है, मुनिरयम हो गया कि नहीं हुआ। हरि प्लस आगच्छति, हरिरागच्छति, बना कि नहीं बना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका आपने ये नियम देख लिया है आपने। ठीक है ना, मतलब पैसा कैसा होगा, ये कैसा होगा कि जब अभी तक क्या क्या आ रहा था आपका, आ रहा था या आ रहा था, नहीं आ रहा था आपका, कैसा आ रहा था, वो विसर्ग युक्त आ रहा था। इसमें क्या आ रहा है, आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ रहा है, वही विसर्ग युक्त, तो वो कहाँ किस में बदलेगा, आपका रा में बदलेगा। बात क्लियर है, तो ये बदल रहा है। और जब आप इनको व्यंजन विच्छित करेंगे तो यही रा आपका विसर्ग में बदला जाएगा। ठीक है ना, तो कुल मिला के बात ये है जो हमने अभी तक जो चर्चा की इस पर, जो विसर्ग संधि के प्रकार पर, तो उसमें मुख्यतः आपको ये, अब मैं इसको संक्षिप्त में कर देता हूँ कि आपको तीनों सा और रा को याद रखना है। अगर मिल करके दी गई है संधि और उसमें अगर आपको तीनों सा और रा, इन चारों में से कोई ना कोई, सॉरी एक और मैं भूल गया, एक ओ की मात्रा अगर होगी, ठीक है ना, और उसमें ऊ की मात्रा के बाद अगर ऊ का उच्चारण नहीं हो रहा होगा तो वहां पर आपकी विसर्ग संधि होगी। ठीक है, लेकिन आपको उसको विच्छेद करके भी देखना है, क्योंकि कहीं कहीं आपकी क्या होगी, व्यंजन संधि भी हो सकती है, होगी कि नहीं होगी। तो वहां वहां पर भी आपको क्या देखना है, नियम देखना है, करके देखना है, उसको विच्छेद करना है, तभी आपका पूरी तरह से आप श्योर होंगे कि ये बिल्कुल विसर्ग संधि है या इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इन जो चारों अक्षर जो मैंने बताए हैं, चारों और एक ओ की मात्रा, जब आप विच्छेद करेंगे तो इनके स्थान पर क्या आ जाता है, विसर्ग आ जाता है। ठीक है, तो इन सब के आपने नियम समझ लिए हैं, और इस प्रकार ये हमारी जो विसर्ग संधि है ये पूर्ण होती है, और विसर्ग संधि नहीं है हमारा संधि का टॉपिक ही पूरी तरह से पूर्ण होता है। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। और इस वीडियो को जैसे भी आपने इसको समझा है, और इसके नोट्स भी आपको बनाना है, ठीक है, ताकि आपको बार बार इस वीडियो को ना देखना पड़े। ठीक है, तो इसलिए आपको, जैसे अगर आपको लग रहा है कि कहीं कहीं जल्दी जल्दी किया गया है, तो उसको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज कर करके भी आपको देखना है। ठीक, चलिए।